डेली वाई पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं जापान और चाइना के बीच पिछले कई सालों की सबसे गंभीर डिप्लोमेटिक क्राइसिस के बारे में। स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी है कि कुछ एनालिस्ट्स चेतावनी दे रहे हैं कि बात मिलिट्री वॉर तक जा सकती है। ये कोई सामान्य बयानबाजी नहीं है, ये है ताइवान, रीजनल सिक्योरिटी और ईस्ट एशिया की पूरी बैलेंस ऑफ पावर की कहानी। नवंबर 2025 में एशिया की दो सबसे बड़ी इकोनॉमीज के रिश्ते 2023 के बाद से सबसे नीचे पहुंच गए। जापान की नई प्राइम मिनिस्टर के एक स्टेटमेंट से शुरू हुआ मामला अब इकोनॉमिक वॉरफेयर, मिलिट्री पोस्चरिंग और धमकियों तक पहुंच चुका है, जिसने पूरे रीजन में शॉक वेव्स भेज दिए हैं। इस वीडियो के एंड तक आप जान जाएंगे हम यहाँ तक कैसे पहुंचे, क्या दांव पर लगा है और आगे चीजें किस डायरेक्शन में जा सकती हैं। सो चलिए इसे मिनट बाय मिनट ब्रेक डाउन करते हैं। ये संकट 7 नवंबर 2025 को शुरू हुआ जब जापान की नई प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने एक ऐसा बयान दिया जिसने आग भड़का दी। संसद में उन्होंने कहा कि अगर चाइना ने ताइवान पर सैन्य कार्रवाई की तो यह जापान के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स वाली स्थिति हो सकती है। यह पहली बार था कि किसी जापानी प्रधानमंत्री ने इतनी साफ भाषा में इशारा किया कि चाइना अगर ताइवान पर हमला करता है तो जापान मास सेल्फ डिफेंस एक्सरसाइज कर सकता है। पहले के नेताओं ने हमेशा रणनीतिक अस्पष्टता बनाए रखी थी, लेकिन ताकाइची ने इस अस्पष्टता को तोड़ दिया। उन्होंने संकेत दिया कि अगर चीन ताइवान पर फोर्स यूज करता है तो जापान अपने 2015 के सुरक्षा कानूनों के तहत मिलिट्री रिस्पॉन्स दे सकता है। ताइवान और जापान के बीच सबसे करीब दूरी सिर्फ 70 मील है, इसलिए ताइवान में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट सीधे टोक्यो की सुरक्षा पर असर डालता है। चाइना का रिस्पॉन्स तुरंत और गुस्से में था। डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर सुन वेइडोंग ने जापानी एम्बेसडर को तलब किया और बयान वापस लेने की मांग की। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्सपर्सन लिन जियान ने ताइवान को चाइना की पहली रेड लाइन जिसे पार नहीं किया जाना चाहिए बताया और इस मुद्दे पर चाइना की कड़ी स्थिति दोहराई। लेकिन बात यहीं नहीं रुकी, मामला कहीं ज्यादा डार्क हो गया। 12 नवंबर को चाइना के कॉन्सल जनरल इन ओसाका सुएजियान ने सोशल मीडिया पर एक बयान लिखा जिसने सबको शॉक कर दिया। उसने लिखा कि अगर ताकाइची खुद को कंट्रोल नहीं करती तो उन्हें डिकैपिटेशन स्टाइल रिस्पॉन्स फेस करना पड़ेगा। उसने कहा, "The filthy head that recklessly intrudes must be cut off without a moment's hesitation." कई लोगों ने इसे सीधे जापान प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ एक डेथ थ्रेट की तरह देखा, जैसे बीजिंग पहले जापान को न्यूट्रलाइज करने की बात कर रहा हो, इससे पहले कि ताइवान पर कुछ हो। जापान की कंप्लेंट के बाद यह पोस्ट डिलीट कर दी गई, लेकिन डैमेज हो चुका था। ऐसी लैंग्वेज मॉडर्न जापान चाइना डिप्लोमेसी में लगभग अनसुना है। इसे कई ऑब्जर्वर्स ने वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी का एक्सट्रीम एग्जाम्पल कहा, वो एग्रेसिव कॉन्फ्रंटेशनल अप्रोच जो चाइना ने हाल के सालों में अडॉप्ट की है। जापान की तरफ से मैसेज साफ था। ताकाइची ने अपने बयान वापस लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, ये रिमार्क्स उनकी सरकार की एग्जिस्टिंग पॉलिसी के साथ कंसिस्टेंट है और ये सिर्फ हाइपोथेटिकल सिनेरियोज पर बेस्ड थे, लेकिन जापान को रीजनल सिक्योरिटी पर बोलने का पूरा हक है। चाइना ने फिर मामला यूनाइटेड नेशंस तक ले गया। 22 नवंबर को चाइना के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूएन फू कॉन्ग ने सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस को एक लेटर लिखा जिसमें कहा गया, अगर जापान ताइवान स्ट्रेट की स्थिति में आर्म्ड इंटरवेंशन की कोशिश करता है तो यह एक्ट ऑफ एग्रेशन माना जाएगा। डिप्लोमेटिक फ्रंट पर जापान पीछे नहीं हटा तो चाइना ने अपना सबसे ताकतवर हथियार निकाला, इकोनॉमी। सबसे पहले आया ट्रैवल एडवाइजरी। चाइना ने अपने सिटीजन्स को वार्न किया कि जापान कम सुरक्षित हो गया है और लोगों को जापान ट्रैवल न करने की सलाह दी। कुछ ही दिनों में 5,43,000 से ज्यादा चाइना टू जापान एयरलाइन टिकट्स कैंसिल हो गए, टोटल बुकिंग्स के 40%। नवंबर के एंड तक चाइनीज एयरलाइंस ने दिसंबर के लिए 904 फ्लाइट्स कैंसिल कर दिए, जो 1,66,000 सीट्स के बराबर था। एनालिस्ट्स का अनुमान है कि ये ट्रैवल बॉयकॉट जापान को 1,150 करोड़ से 1,420 करोड़ डॉलर का नुकसान दे सकता है। 2025 में चाइना जापान का टॉप टूरिस्ट सोर्स बनने वाला था, लेकिन अब पूरा ट्रेंड उलट गया। 18 नवंबर को चाइना ने जापान साउथ कोरिया चाइना कल्चर मिनिस्टर्स की मीटिंग पोस्टपोन कर दी।
चाइनीज अथॉरिटीज ने जापानी फिल्म्स की स्क्रीनिंग्स सस्पेंड कर दी। जापान के म्यूजिशियंस के कॉन्सर्ट्स बीच में रोक दिए गए। 19 नवंबर तक चाइना ने संकेत दिया कि वो जापानी सी फूड इम्पोर्ट्स पर दोबारा बैन लगा सकता है। चाइना ने साफ कर दिया था, अगर डिप्लोमेसी काम नहीं करेगी तो इकोनॉमी एक वेपन की तरह इस्तेमाल होगी। ये क्राइसिस सिर्फ आज की पॉलिटिक्स नहीं है, इसके पीछे हिस्ट्री का बड़ा बोझ है। इंपीरियल जापान ने 1931 में मानचूरिया इन्वेड किया, जिसके बाद 1937 से 1945 तक सेकेंड साइनो जापानीज वॉर चला। लाखों लोग मारे गए। नानजिंग मैसेकर जैसे भयानक एट्रॉसिटीज हुई। चाइना में आज भी बहुत लोग मानते हैं कि जापान ने वॉर टाइम क्राइम्स के लिए एक पूरा पश्चाताप नहीं किया। चाइनीज ऑफिशियल्स ने बार बार हिस्ट्री उठाई, याद दिलाया कि 2025 ये 2 बड़ी एनिवर्सरीज हैं। फिर सवाल उठा, क्या जापान मिलिटरिज्म की वही गलती दोबारा दोहरा रहा है? चाइना ने मुक्तन इंसिडेंट की याद दिलाई। चाइनीज एम्बेसी ने कहा, जापान नेबर्स पर हमला करने से पहले ऐसे ही क्राइसिस दिखाता था। चाइना ने साफ कहा, जापान सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट के लायक ही नहीं, क्योंकि उसने अपने वॉर हिस्ट्री को एक्सेप्ट नहीं किया। जैसे जैसे इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक टेंशन्स बढ़े, मिलिट्री फ्रंट भी गर्म होने लगा। 17 नवंबर को चाइनीज कोस्ट गार्ड ने सेनकाकू आइलैंड्स के आसपास पेट्रोल अनाउंस की, जो दोनों देश क्लेम करते हैं। जापान ने 4 चाइनीज शिप्स की मौजूदगी को टेरिटोरियल वायोलेशन बताया और प्रोटेस्ट किया। जापान ने फाइटर जेट स्क्रैम्बल किया जब एक चाइनीज ड्रोन ताइवान और योनागुनी के बीच उड़ रहा था। जापान ने घोषणा की कि वो ताइवान के पास वाले आइलैंड्स पर नए लॉन्ग रेंज मिसाइल्स तैनात करेगा। चाइना ने इसे रीजनल टेंशन क्रिएट करने की कोशिश बताया। जियांग बिन ने वार्निंग दी, अगर जापान इंटरफियर करता है तो उसे पीपल्स लिबरेशन आर्मी से क्रशिंग डिफीट मिलेगी। स्टेट एफिलिएटेड मीडिया ने लिखा कि अगर जापान ताइवान स्ट्रेट में इन्वॉल्व हुआ तो जापान खुद बैटलफील्ड बन सकता है। मिलिट्री बैलेंस कॉम्प्लेक्स है, चाइना तीसरे नंबर पर है, जापान 7वें पर जापान के पास एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं, एजिस, इंटरसेप्टर्स और पेट्रियट सिस्टम्स। इस पूरे क्राइसिस के सेंटर में ताइवान है, हालांकि उसने इसे शुरू नहीं किया। 17 नवंबर को प्रेसिडेंट लाई चिंगते ने कहा कि चाइना की जापान के खिलाफ मेजर्स एक तरह का हाइब्रिड अटैक है, जो रीजनल पीस और स्टेबिलिटी को कमजोर करते हैं, और चाइना से रिस्ट्रेंट की अपील की। ताइवान के फॉरेन मिनिस्टर लिन चिया-लुंग ने कहा कि तकाइची के स्टेटमेंट्स फॉर्मर पीएम शिंजो आबे की बातों से अलग नहीं हैं। एबे भी कह चुके थे कि ताइवान कंटिंजेंसी इज अ जापान कंटिंजेंसी। सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए प्रेसिडेंट लाई ने जापानी सोर्स्ड सुशी खाते हुए अपनी तस्वीरें पोस्ट की, जापान के सपोर्ट का एक सीधा संकेत। पूरे रीजन में रिस्पांस अलग अलग थे। कैम्बोडिया ने चाइना की वन चाइना पॉलिसी सपोर्ट की। म्यांमार ने भी तकाइची की आलोचना की। साउथ कोरिया ऑकवर्ड पोजीशन में था, क्योंकि उसका जापान और चाइना दोनों से कॉम्प्लेक्स इतिहास है। यूनाइटेड स्टेट्स जापान का सबसे बड़ा एलाई शुरू में काफी चुप रहा, लेकिन 25 नवंबर तक ट्रंप ने सी और तकाइची दोनों से बात की। उन्होंने पब्लिक में ज्यादा कमेंट नहीं किया, ज्यादातर यूएस चाइना रिलेशंस पर फोकस रखा। रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रंप ने प्राइवेटली तकाइची को टेंशंस न बढ़ाने की सलाह दी। इस क्राइसिस के बीच ताइवान फंसा हुआ है, 3 शक्तियों के बीच, और हर कदम पूरे रीजन को हिला देने वाला है। आयरनी यह है कि इतनी बड़ी पॉलिटिकल लड़ाई के बावजूद जापान और चाइना इकोनॉमिक लेवल पर एक दूसरे से लिपटा हुआ है। 2024 में दोनों का बायलैटरल ट्रेड $300 बिलियन से ऊपर था। चाइना जापान का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है। जापान हर साल चाइना को $125 बिलियन का सामान बेचता है, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, सेमीकंडक्टर्स, ऑटोमोबाइल। दूसरी तरफ चाइना जापान को इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, मशीनरी, अपैरल और व्हीकल्स लगभग $152 बिलियन एक्सपोर्ट करता है। अगर फुल इकोनॉमिक सेपरेशन होता है तो दोनों देशों की जीडीपी शॉर्ट टर्म में 10% से ज्यादा गिर सकती है और ग्लोबल लॉसेस $1 ट्रिलियन क्रॉस कर सकती हैं। ईस्ट एशियन सप्लाई चेन्स तुरंत टूट जाएंगी। जापान का चिप शॉर्टेज चाइना की स्मार्टफोन इंडस्ट्री को मार देगा और चाइनीज रेयर अर्थ बैन्स जापान की मैन्युफैक्चरिंग को लंगड़ा कर देंगे। चाइना के कॉमर्स मिनिस्ट्री स्पोक्सपर्सन ने माना कि तकाइची के रिमार्क से ट्रेड टाइज सिवियरली डैमेज्ड हुए हैं।
20 नवंबर तक 20 से ज्यादा साइनो जापानीज इवेंट्स कैंसिल हो चुके थे। जेट्रो ने भी बड़ी डिसरप्शंस रिपोर्ट की। दोनों देशों के पास तोड़ने के लिए बहुत कुछ है और हारने के लिए उससे भी ज्यादा। अब सवाल ये है, आखिर ताइवान इतना सेंट्रल मुद्दा क्यों है? चाइना के लिए ताइवान टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और नेशनल सॉवरेंटी की कोर है। कम्युनिस्ट पार्टी ने रीयूनिफिकेशन को अपना ऐतिहासिक मिशन बताया है, जरूरत पड़ने पर फोर्स से भी। जापान के लिए ताइवान की सिक्योरिटी सीधे उसकी अपनी सर्वाइवल से जुड़ी है। अगर चाइना ताइवान पर कंट्रोल कर लेता है तो चाइनीज मिलिट्री फोर्सेस सीधे जापान की आइलैंड्स के सामने आ जाएंगी। शिपिंग लेन्स और चोक पॉइंट्स खतरे में होंगे। चाइना को सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन्स पर ज्यादा कंट्रोल मिल सकता है क्योंकि ताइवान दुनिया के सबसे एडवांस्ड चिप्स बनाता है। इंडो पैसिफिक की बैलेंस ऑफ पावर ड्रामेटिकली चाइना की तरफ टिल्ट हो जाएगी। जापान और यूएस अलायंस कमजोर हो सकता है। जापान का 2015 सिक्योरिटी लॉ उसे कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस अलाउ करता है अगर कोई अटैक उसकी सर्वाइवल को खतरे में डाले। ताकाइची ने एसेंशियली कहा, अगर चाइना ताइवान पर हमला करता है तो जापान इसे ऐसी ही सिचुएशन मान सकता है। यही बात चाइना के लिए अल्टीमेट रेड लाइन बन गई। फॉर्मर पीएम एबे पहले भी ये बात कह चुके थे, पर ऑफिस छोड़ने के बाद ताकाइची ने इसे सिटिंग पीएम के तौर पर ऑफिशियल बना दिया। कुछ एनालिस्ट्स मानते हैं चाइना उन्हें शुरुआती दिनों में ही टेस्ट कर रहा है। दिसंबर 2025 की शुरुआत तक इस क्राइसिस का कोई आसान समाधान नजर नहीं आ रहा। दोनों पक्ष अपनी पोजीशंस पर अड़े हुए हैं। ताकाइची ने साफ कहा वो अपना बयान वापस नहीं लेंगी। जापान कहता है पॉलिसी फॉर्मली नहीं बदली, लेकिन प्रैक्टिकली कंफ्यूजन लगभग खत्म हो चुका है। चाइना अपना इकोनॉमिक प्रेशर कैंपेन जारी रखे हुए है। ये सब इंडेफिनिट लग रहा है। चाइनीज प्रीमियर ली ख्यांग ने G20 में उनसे मिलने से इनकार कर दिया। हाई लेवल डिप्लोमेसी लगभग फ्रीज हो चुकी है। सबसे बड़ा खतरा मिसकैलकुलेशन, जहां एक एक्सीडेंट भी बड़ी आग भड़का सकता है। मिलिट्री इंसिडेंट्स, कोई ड्रोन घुसपैठ, कोस्ट गार्ड क्लैश या जेट्स का क्लोज एनकाउंटर बड़ी क्राइसिस ट्रिगर कर सकता है। इकोनॉमिक पेन, अगर चाइना के कदमों का असर बढ़ा तो ताकाइची पर डोमेस्टिक प्रेशर बढ़ सकता है। यूएस रोल क्रिटिकल है। अगर अमेरिका ओपनली जापान के साथ खड़ा हो गया, टेंशन बढ़ेगी। अगर न्यूट्रल रहा, जापान अलायंस क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठेंगे। ताइवान की मूव्स में जरा सा भी कदम जिसे बीजिंग टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस माने, रीजन इंस्टेंट क्राइसिस में जा सकता है। स्टेक्स बेहद ऊंचे हैं। दुनिया की दूसरी और तीसरी इकोनॉमीज के बीच कॉन्फ्लिक्ट संभव है। सवाल ये है, ये डेंजरस गेम कितने समय तक बिना दुर्घटना के चल सकता है? जापान चाइना का ये क्राइसिस सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं, ये ईस्ट एशिया के भविष्य की लड़ाई है। यह निश्चित करेगा कि लीगल राइट्स किसके पास होंगे, ताइवान का भविष्य क्या होगा और डिस्प्यूट्स शांति से सुलझेंगे या संघर्ष से। जापान के लिए यह सर्वाइवल और प्रिंसिपल का सवाल है, चाइना के लिए सॉवरेंटी और नेशनल डिग्निटी का। ट्रेजेडी ये है कि दोनों के पास अपने अपने नजरिए से लेजिटिमेट सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। सवाल ये है, क्या इन्हें बिना वॉर के एड्रेस किया जा सकता है? अभी हालात देखकर वो रास्ता काफी तंग और खतरनाक लगता है। आपको क्या लगता है, क्या ताइवान को लेकर वॉर अनिवार्य है? क्या इकोनॉमिक्स कॉन्फ्लिक्ट रोक पाएगी या पॉलिटिक्स ने इसे पीछे छोड़ दिया है? अगर एनालिसिस यूजफुल लगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए ताकि अगली जियोपॉलिटिकल डीप डाइव मिस ना हो। दुनिया जितनी कनेक्टेड है उतनी ही कमजोर भी है। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और भी रोमांचक खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें।